जय हिंद साथियों, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के मंच पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए जो है आधुनिक भारत की श्रृंखला जो हम लोगों ने शुरू किया था, शुरुआत में ही मैंने कहा था कि एक हम लोग कंपार्टमेंट वाइज जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो उस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आगे बढ़ते हुए सबसे पहला जो हम लोग का फेज था वो 1707 से 1757 था। 1757 से 1707 से 1757 का दौर था। दूसरा जो फेज आता है 1707 से 1757 में मुगलों का पतन होता है, क्षेत्रीय राज्यों का उदय होता है और यूरोपियों का आगमन हम लोगों ने देखा था। उसके पश्चात फिर जो अगला 100 वर्ष का फेज आता है, इन यूरोपियों में जो ब्रिटिश हैं, इन यूरोपियों में जो ब्रिटिश हैं, अंग्रेज हैं, इनके साम्राज्य विस्तार का दौर रहता है। साम्राज्य विस्तार में इन लोगों ने कहां से कहां तक, तो साम्राज्य विस्तार में इन लोगों ने प्लासी से लेकर 1757 से लेकर 1857 तक विस्तार किया था। इसके बाद राइज ऑफ नेशनलिज्म आता है। राइज ऑफ नेशनलिज्म मींस की 1857 से 1885 तक का कालखंड, राष्ट्रवाद का उदय। और इसी के साथ में क्या होता है, इसी के साथ में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का 3 चरण की शुरुआत होता है। तो फिर प्रथम चरण जो रहता है वो 1885 से 1905 तक आता है, नरमपंथी चरण उसे कहते हैं। 1905 से 1917 तक जो है वो गर्मपंथी चरण रहता है और 1917 से 1947 तक जो है ये क्या है, ये जो है वो गांधीवादी युग रहता है। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से हम लोग बढ़ते हुए कल 1947 तक के पड़ाव पर पहुंचे हुए थे। अब बच्चों आज से हम लोग क्या शुरू करेंगे, आज से हम लोग थीमेटिक टॉपिक शुरू करेंगे। थीमेटिक टॉपिक का मतलब क्या है, तो ये मैंने उसी समय आप लोग को बताया हुआ था, जो 3 इंट्रोडक्शन क्लास हम लोगों ने लिया था, उसी समय मैंने बताया था कि ये थीमेटिक टॉपिक जो पूरे आधुनिक भारत से जिसका सरोकार है, मतलब ये कोई छोटा छोटा कालखंड नहीं है, जहां से शुरू होगा वहां से लेकर के 1947 तक आएगा। तो इसी कालखंड में हम लोग कहां पर आ रहे हैं, इसी कालखंड में हम लोग आज सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट शुरू किया जाएगा। 19वीं और 20वीं शताब्दी का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन किया जाएगा। तो चलिए इस सिलसिला को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने से पहले आप सभी लोगों का अभिवादन मैं देख रहा हूं और बार बार जो आप लोग एक शब्द मुझे लगता है सुनना चाहते हैं, लव यू सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। तो आप सभी लोगों को बेटा मेरा बहुत सारा ढेर सारा प्यार, लव यू ऑल। सभी लोगों को कॉन्सेंट्रेट करना है विषय वस्तु पर और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट की तरफ। उससे पहले जो है मैं थोड़ा सा आप लोगों का कल पे एक फैक्चुअल एरर हुआ है, उस पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 है, कल हम लोगों ने दिसंबर 1941 देखा था। हिस्टोरिकल बैकअप अगर खींचेंगे तो मैंने वहां से आप लोग को बताया था। असल में जो INA जो है, INA मतलब वो क्या कहते हैं, इंडियन नेशनल आर्मी, आजाद हिंद फौज जो है वो 1942 में गठन हुआ था। उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को अगर पीछे खींचा जाए तो राज बिहारी बोस थे, उनकी इंडियन इंडिपेंडेंस लीग थी और ये नेगोशिएशन के दौर में जो है 1941 में रहता है। वस्तुतः अपना आकार जो है, तो वस्तुतः जो इसकी स्थापना 1942 में हुआ था। तो चलिए भाई इसे थोड़ा अपडेट दिया गया, कुछ हतों का उस पर कंफ्यूजन हो सकता था। तो हम लोग कहां पे बढ़ते हैं, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन पे आते हैं। सामाजिक धार्मिक सुधार सही है। चलिए जो है तो नेटवर्क का इशू है और जो कहा जाता है डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया पे भी बहुत सारी सीमाएं हैं। वसंत कुमार जो है, हम लोग सैटरडे को डाउट क्लियरिंग सेशन किया जाएगा, तो वहां पर जो है जिस पहलू को आप हाईलाइट कर रहे हैं उसे हम लोग वहां पे चर्चा कर दिया जाएगा। ठीक है। असल में जो है राजगोपालचारी फार्मूला और देसाई लियाकत जो पैक्ट रहता है, ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य एक जो है सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास रहता है। इस सामंजस्य स्थापित करने से क्या है, इस सामंजस्य स्थापित करने का कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस में एक बैलेंस बने, संतुलन बने, जिससे राष्ट्रीय आंदोलन और भारत की स्वतंत्रता की तरफ जो एक ट्रांसफर ऑफ पावर की बात चल रही है, सत्ता हस्तांतरण की बात चल रही है, संविधान सभा के गठन की बात चल रही है, अंतरिम सरकार, अंतिम नहीं अंतरिम सरकार के गठन की जो बात चल रही है उस पर पहुंचा जा सके, यही रहता है सैटरडे को थोड़ा सा और हम लोग उसको कर लिया जाएगा, डिटेल में कर लिया जाएगा। आइए भाई, तो कहां पे हम लोग आते हैं,
19th एंड 20th सेंचुरी सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। वो आप लोगों ने सुना होगा जो महाभारत में कथन है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवन्तु, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब क्या होता है, तब तब कोई ना कोई मसीहा बनकर के आगे आता है। हर युग में हर कालखंड में देखेंगे तो ये सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ है। प्राचीन भारत में जब उत्तर वैदिक काल में वैदिक धर्म में तमाम बुराइयां आती हैं, पशु बलि आता है, धर्म में आडंबर आता है, पुरोहित वर्ग की भूमिका बढ़ जाती है, कर्मकांड की भूमिका बढ़ जाती है, तो उस दौर में बौद्ध और जैन धर्म जो है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। इसी तरीके से मध्यकाल में जब हिंसा अपने चरम पर था, सांप्रदायिक उन्माद हिंदू और मुस्लिम वर्ग के मध्य में जो एक अविश्वास की खाई बनी हुई थी वो अपने चरम पर था। जाति पाति का भेदभाव, नस्लीय भेदभाव, ऐसे दौर में मध्यकाल में कौन आता है, तो मध्यकाल में भक्ति और सूफी आंदोलन होता है। प्राचीन काल में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, उसका प्रतिनिधित्व बौद्ध और जैन धर्म कर रहे थे। मध्यकाल में भक्ति और सूफी आंदोलन आता है। अभी आपसे मैंने कहा यदा यदा ही धर्म से, जब जब धर्म की हानि होगी कोई ना कोई मसीहा बनकर आएगा। आधुनिक भारत में भी क्या है, धार्मिक अंधविश्वास, धार्मिक आडंबर, सामाजिक बुराइयां अपने चरम पर हैं और 19वीं शताब्दी में राजा राम मोहन रॉय एक मसीहा बनकर के आते हैं और ये सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की प्रक्रिया अगले शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में भी चलता रहा। तो आइए पहले पूरे सिलेबस का एक इंट्रोस्पेक्शन किया जाए। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। हर धर्म में यह सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन देखने को मिलता है। तो पहला जो है हिंदू धर्म सुधार आंदोलन होगा। कौन है, हिंदू धर्म सुधार आंदोलन। अगला है मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन। अगला जो है सिख धर्म सुधार आंदोलन, धर्म सुधार आंदोलन। और अंतिम जो है वो पारसी धर्म सुधार आंदोलन है, पारसी धर्म सुधार आंदोलन। तो हर धर्म में क्या है, हर धर्म में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन जो है वो आगे बढ़ रहा है। हिंदू धर्म में संख्या बहुत ज्यादा है। हिंदू धर्म में अगर देखेंगे तो राजा राम मोहन रॉय हैं। कौन है, राजा राम मोहन रॉय। अगले जो हैं देवेंद्र नाथ टैगोर हैं। अगले जो हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं। अगले जो हैं केशव चंद्र सेन हैं। अगले जो हैं रामकृष्ण परमहंस हैं। अगले जो हैं विवेकानंद हैं, विवेकानंद हैं। अगले जो हैं महादेव गोविंद रानाडे हैं। अगले जो हैं महादेव गोविंद रानाडे, इनकी पत्नी भी रहती है पंडित रमाबाई रानाडे हैं। देन आफ्टर आत्माराम पंडुरंग हैं। देन आफ्टर स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। तो हिंदू सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में एक बड़ा आपको क्या दिखेगा, एक बड़ा जो है क्रम दिखेगा। इसके बाद ये फिर कास्ट रिफॉर्म मूवमेंट या टेम्पल एंट्री मूवमेंट के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। जाति विरोधी आंदोलन मंदिर प्रवेश आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन में क्या है, तो मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन में 4 दिखेगा। कौन है, वहाबी आंदोलन है, वहाबी आंदोलन है। देन आफ्टर देवबंद आंदोलन है, देवबंद आंदोलन है। अगला जो है अहमदिया आंदोलन है, अहमदिया आंदोलन है। अगला जो है अलीगढ़ आंदोलन है, अलीगढ़ आंदोलन है। अब भाई यहां पे अगर देखा जाए सिख धर्म सुधार आंदोलन में तो सुधार आंदोलन या जिसे अकाली आंदोलन भी
कहते हैं, अकाली आंदोलन भी कहते हैं। फाइनली कौन है? तो फाइनली समथिंग इज बेटर देन नथिंग, पारसी धर्म सुधार आंदोलन जो है वो भी प्रेरित होता है। और इनके यहां पे कौन आता है? इनके यहां पे रहनुमाई मजदयान सभा आता है। रहनुमाई मजदयान सभा आता है। तो रहनुमाई मजदयान सभा जो है राष्ट्र गुफ्तार नाम से एक पत्रिका निकालती है, और यही पत्रिका पारसी धर्म में जो भी सामाजिक बुराइयां हैं उसे आगे क्या करते हैं, उसे आगे जो है रिपील करते हैं। तो ये क्या है भाई? ये पूरा जो हम लोगों का यूनिट है कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन मतलब केवल हिंदू धर्म समाज सुधार आंदोलन नहीं है। द हिंदू सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, देन आफ्टर दिस इज द मुस्लिम सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, देन आफ्टर दिस इज द सिख सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट एंड पर्सियन सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। चलिए, तो अब आगे हम लोग आते हैं और बढ़ते हैं कि इस यूनिट अभी क्या है, अभी ये कौन कौन सा सुधार आंदोलन होगा ये देखा गया है। अब क्या देखना है भाई? तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, सुधार आंदोलन, इस चैप्टर में क्या देखा जाएगा? तो यहां पर कारण पहले देखा जाएगा, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का कारण क्या है। देन आफ्टर जो ये सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हो रहा है इसका स्वरूप या प्रकृति क्या है, व्हाट वाज द कैरेक्टर और द नेचर ऑफ द सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। अगला जो है विभिन्न सामाजिक धार्मिक, विभिन्न समाज सुधारक कर देते हैं हम लोग, समाज सुधारक। विभिन्न समाज सुधारक में हम लोग अभी जो इस स्लाइड पे किया गया जितने भी ये हैं उनको हम लोग कहां पे देखेंगे? इस खंड में देखेंगे। अगला जो है समाज सुधार आंदोलन का महत्व या प्रभाव क्या था, इसे देखा जाएगा। और इसके पश्चात इनकी कमियां क्या है, व्हाट वेयर द सर्टेन लिमिटेशन ऑफ द सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। कमियां क्या है? अगर आलोचनात्मक चर्चा पूछ दिया तो इस कमियों के माध्यम से ही आप उसे कर पाएंगे। अब यूनिट क्लियर है भाई कि हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है, क्या कारण था जो 19वीं 20वीं शताब्दी में समाज सुधार आंदोलन हो रहा है, इसका मूल चरित्र, स्वरूप या प्रकृति क्या था, जो विभिन्न समाज सुधारक है उन पर चर्चा किया जाएगा, जो आंदोलन हो रहे हैं उस पर चर्चा किया जाएगा, फिर अंत में इसका महत्व और प्रभाव क्या है, देन आफ्टर इसकी कमियां क्या है। ठीक है, अब देखिए ना कि ये क्यों मैंने ऐसा किया था, इस तरीके की रणनीति अपनाने का क्या रीजन था। अब पूरा आधुनिक भारत आपके आंखों के सामने तैर रहा है। अब यहां पर कोई भी, अब भाई 19वीं शताब्दी मतलब 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हो गया, वहां से लेकर के 20वीं शताब्दी तक जो है, फिर आगे चल करके महात्मा गांधी आ जाते हैं, भीमराव अम्बेडकर आ जाते हैं, जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन को एक नवीन ऊर्जा देते हैं। तो यहां से अब आप इंटरलिंक कर पाएंगे टॉपिक को, इंटरलिंक मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंटरलिंक कर पाएंगे, और प्री में जो कई सारे वो स्टेटमेंट बनाते हैं, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड स्टेटमेंट बनाते हैं, उस पर भी इंटरलिंक कर पाएंगे। इसके बाद के जो यूनिट है वो भी क्या है, वो किसी एक छोटे कालखंड से नहीं बल्कि बृहद कालखंड को है। ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पे प्रभाव, पूरा आधुनिक भारत 1947 तक आप कर चुके हैं। जब मैं रैयतवाड़ी की बात करूंगा, महालवाड़ी की बात करूंगा, जमींदारी की बात करूंगा, तो कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर इसे बीच में किसी यूनिट में मैं कवर कराया रहता 1857 के आसपास में, तो आगे वाली चीजें जो अभी आप कर चुके हैं अगर नहीं हुआ रहता तो हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट करता। अब जो इनका आर्थिक प्रभाव था, रैयतवाड़ी महालवाड़ी जमींदारी में जो शोषण था, वहीं से किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, जो मर्केंटलिज्म और फाइनेंशियल कैपिटलिज्म को बढ़ा रहे हैं, वहीं से मजदूर आंदोलन शुरू हो जा रहा है। एक से एक क्या है, एक से एक अंतर गुंफित होता जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से जो है टॉपिक को क्या करना है, टॉपिक को आपको कोरिलेट करना है। ठीक है, तो चलिए भाई अब हम लोग आगे बढ़ा जाए। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, हम भी अच्छा भाई, बढ़िया है, हम लोग भी ठीक ठाक है। चलिए तो ठीक है, यस, आइए भाई, तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे अब हम लोग देखते हैं कि 18वीं शताब्दी यूरोप के संदर्भ में क्या था, यूरोप के संदर्भ में बौद्धिकता का युग था, बौद्धिकता का युग था। बौद्धिकता का युग मतलब क्या हुआ,
एज ऑफ इनलाइटमेंट था। इट वॉज द एज ऑफ इनलाइटनमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ द यूरोपियन हिस्ट्री। 19वीं शताब्दी क्या था? 19वीं शताब्दी भारत के संदर्भ में बौद्धिकता का युग था। बौद्धिकता का युग था। इट वॉज द एज ऑफ इनलाइटमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया। ध्यान से समझने का प्रयास करना है। 18वीं शताब्दी यूरोप में बौद्धिकता का युग था। आज जो यूरोप आप देख रहे थे या कल जिस यूरोप को हम लोगों ने देखा कि पूरी दुनिया पे इन्होंने शासन किया था, जो परंपरागत महाशक्तियां थी और जो नवीन महाशक्तियां थी, पूरे यूरोप में भाई ब्रिटेन है, फ्रांस है, स्पेन है, पुर्तगाल है, हॉलैंड है, ये these all were the traditional superpowers and the something this is the Germany and Italy after the unification of this nation there was the era of neo imperialism। आज भी यूरोप का मतलब क्या है? यूरोप का मतलब एक विकसित देश के रूप में हम लोग देखते हैं, परंतु शायद यह जानकर आप लोगों को हैरानी होगा कि हम तो बहुत गए गुजरे थे भाई। जो कहावत सुने ना, कीचड़ में ही कमल खिलता है। प्राचीन भारत में, पूरी दुनिया में हमारे भारत का कोई मोल नहीं था, कोई भारत हमारे आसपास भी कोई नहीं था। समय के साथ साथ क्या होता है? समय के साथ साथ हमारे अंदर आत्मसंतुष्टि की भावना आ जाती है कि हमारे ज्ञान विज्ञान जैसा दुनिया में किसी का ज्ञान विज्ञान नहीं है, हमारी इतना प्रगति दुनिया में किसी मुल्क की प्रगति नहीं है। और यहीं से क्या होता है? यहीं से भारत का पतन होने लगता है। परंतु इनकी हालत तो ज्यादा खराब थी भाई। यूरोप का इतिहास जो भारत का भी आप पढ़ रहे ना, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, हमारे यहां तो धर्म में अगर इनसे तुलना किया जाए, जितना इनके धर्म में आडंबर था, जितना इनके समाज में अंधविश्वास था, उसकी तुलना में हमारा जो आप पढ़ेंगे कि धर्म में बुराई है, समाज में बुराई है, बाल विवाह है, बहु विवाह है, दहेज प्रथा है, पति प्रथा है, इनकी बुराइयों के सामने तो वो कुछ था ही नहीं। वस्तुतः कैसे भाई कीचड़ में कमल खिलता है, कैसे ये बौद्धिकता की तरफ बढ़ते गए और इन्हीं से प्रेरित होकर हमारे यहां भी आया हुआ था। कैसे ये बौद्धिकता के युग की तरफ बढ़ते गए, तो यूरोप का इतिहास जो है, यूरोप का इतिहास, और इसमें 500 ईस्वी से लेकर 500 एडी से लेकर 1000 एडी के लगभग 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक, इसे यूरोप के इतिहास में क्या कहते हैं? इसे यूरोप के इतिहास में अंधकार युग कहते हैं। अंधकार युग कहते हैं। अंधकार युग का मतलब क्या हुआ? डार्क एज कहते हैं। चर्च की जो बुराइयां थी, पोप की जो बुराइयां थी, वो अनपैरेलल था। वो अनपैरेलल था। एक जो कहावत सुने है ना कि बस यही अपराध मैं हर बार करता हूं, आदमी हूं आदमी से प्यार करता हूं, ये अंधकार का युग है भाई। अंधकार के युग में धर्म का इतना ज्यादा वर्चस्व रहता है। धर्म का मींस की कैथोलिक धर्म का वर्चस्व रहता है। और वर्चस्व नाम ही क्या है भाई? अंधकार युग से गुजर रहे हैं ना। समथिंग द यूरोपियन हिस्ट्री इज पासिंग थ्रू द डार्क एज, समथिंग इट वाज हैपनिंग इन द यूरोपियन सोसाइटी, ऑन बिहाफ ऑफ दैट वी आर सेइंग दैट दिस वाज द डार्क एज। धर्म का आडंबर इतना ज्यादा था कि ये क्या देते थे? क्षमादान पत्र देते थे। समाज के किसी भी लड़की पर निगाह पड़ गई तो जो ये धर्म के ठेकेदार थे, ये उन्हें चर्च के दान के रूप में ले लेते थे। अंधकार युग जो सुने ना, अंधेर नगरी और चौपट राजा वाली कहावत, कुछ वैसा ही चल रहा है भाई। ये क्षमादान पत्र देते थे। जो धार्मिक प्रमुख थे वो क्षमादान पत्र देते थे। इसे इंडोलसेंट डिग्री कहा जाता था। ये क्षमादान पत्र क्या होता था? किसी भी व्यक्ति से अगर जीवन में कोई भी अपराध हुआ है तो वो आए, ईसाई धर्म में पादरी होते हैं जो धर्म के प्रमुख हैं, तो वो आए और पादरी वर्ग के सामने अपने पापों का इकरार करे, उसे स्वीकार करे। जब पादरी वर्ग से वो कहेगा कि हमसे ये अपराध हुआ है, तो पादरी वर्ग उस अपराध के हिसाब से एक राशि तय करेगा, एक मूल्य तय करेगा। और जैसे ही वो राशि पादरी वर्ग को मिल जाता था, वो जीसस क्राइस्ट से क्या करते थे? जीसस क्राइस्ट से क्षमादान दिलवा देते थे और उसका एक पत्र, एक सर्टिफिकेट दे देते थे। क्षमादान पत्र नाम ही था। अब भाई जो अमीर वर्ग है, अभी मैंने कहा ना बस यही अपराध मैं हर बार करता हूं, जो अमीर वर्ग है
भाई एक लाइन में कह रहा हूं कि नवी चौपट राजा वाली कहानी है। अमीर वर्ग को लगता है मैं कोई भी पाप करूंगा उसका क्षमादान तो ये दे ही दे रहे हैं, कुछ पैसा लेकर के भगवान से माफीनामा दिलवा ही दे रहे हैं। अब वही अपराध वो हर बार कर रहा है। किसी की हत्या हो रहा है, किसी का बलात्कार हो रहा है, और इनके मन में है कि हत्या हो गया तो क्षमादान हमको मिल ही जाना है, बलात्कार हो गया तो हमें मिल ही जाना है, जब क्षमा मिल गया तो फिर से एक बार कर लेते हैं। जो समाज का पतन है, जो धर्म का पतन है, इस आधार पे यूरोप का ये अंधकार युग है। परंतु इसी समय क्या होता है, परंतु इसी समय जो यूरोप का प्रगतिशील वर्ग रहता है, यूरोप का प्रगतिशील वर्ग वह क्या करता है, इस धर्म के आडंबर के विरुद्ध होता है। और यहीं से क्या होगा, यहीं से जो है तार्किक चिंतन परंपरा की शुरुआत हो जाएगी। तार्किक चिंतन परंपरा की शुरुआत हो जाएगा। और जो ये तार्किक चिंतन परंपरा है, इसी को क्या कहते हैं, इसी को पुनर्जागरण कहते हैं। विश्व इतिहास में जब हम लोग आएंगे तो वहां पे डिटेल में देखेंगे कि ये पुनर्जागरण क्या है। अभी एक लाइन में सोचिए, बस एक लाइन में समझिए कि पुनर्जागरण के मूल में क्या है। पुनर्जागरण के मूल में है कि हम धर्म के आडंबर को नहीं मानेंगे। धर्म क्या कहता है, जब तक इसे तर्क की कसौटी पे नहीं तौलेंगे तब तक स्वीकार नहीं करेंगे। मींस कीचड़ में ही कमल खिलता है। स्थिति इतनी भयावह रहती है कि अब कहते हैं कि हर बात को तर्क की कसौटी पे कस के स्वीकार करेंगे। यही से क्या होता है, पुनर्जागरण शुरू हो जाता है। अब इस तार्किक चिंतन का परिणाम क्या होता है भाई, इस तार्किक चिंतन का परिणाम नवीन वैज्ञानिक आविष्कार, नवीन वैज्ञानिक आविष्कार और नवीन भौगोलिक खोजें होती हैं। नवीन भौगोलिक खोजें होती हैं। द रेशनल थिंकिंग इन द रेनेसां पीरियड इट लीड्स टू द न्यू साइंटिफिक इन्वेंशन एंड न्यू ज्योग्राफिकल डिस्कवरी। और जो ये नवीन वैज्ञानिक आविष्कार और नवीन भौगोलिक खोजें हो रहा है, नवीन भौगोलिक खोजें में आपको पता है भाई, अमेरिका 1492 में खोज दिया गया, भारत 1498 में खोजा गया। पृथ्वी गोल है, इसी समय पता चला। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी मींस क्या है कि जहां पे तर्क है वहीं पे विज्ञान है। तो तार्किक चिंतन, यूरोप देखिए कीचड़ में है, 500 से 1000 ईस्वी तक यूरोप कीचड़ में है, एकदम अंधकार युग में है। लेकिन कीचड़ में कमल खिलता है। अब वहां के प्रगतिशील लोगों ने कहा कि धर्म के आडंबर को नहीं मानेंगे तब तक, जब तक इसे तर्क की कसौटी पे कसकर नहीं देखेंगे। इससे तार्किक चिंतन को बढ़ावा मिला। इट लीड्स टू द एरा ऑफ द रेशनैलिटी एंड दिस इज द एरा ऑफ द रेशनैलिटी। इट इज कॉल्ड द रेनेसां। एंड व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द रेनेसां? इट प्रमोटेड द न्यू साइंटिफिक डिस्कवरी, न्यू साइंटिफिक इन्वेंशन एंड न्यू ज्योग्राफिकल डिस्कवरी। नवीन भौगोलिक आविष्कार में अमेरिका, भारत जैसे देश खोजे गए, फिर लैटिन अमेरिका है, फिर पृथ्वी गोल है, सो ऑन एंड सो ऑन। नवीन वैज्ञानिक आविष्कार से क्या होता है, नवीन वैज्ञानिक आविष्कार से औद्योगिक क्रांति हो जाती है भाई। नवीन वैज्ञानिक आविष्कार से भारी भारी मशीनें बननी शुरू होती हैं। जेम्स वाट है, भाप का इंजन है, और भी कई सारे परिवर्तन हो रहे हैं। इससे क्या हुआ, इससे औद्योगिक क्रांति हुआ। औद्योगिक क्रांति से ही क्या होता है, अब वो आगे की प्रक्रिया है। तार्किक चिंतन से क्या होता है, नवीन विचारक आते हैं, नवीन विचारक उभर करके आते हैं। नवीन विचारक कौन है भाई? हॉब्स हैं, लॉक हैं, रूसो हैं, वोल्टेयर हैं, मॉन्टेस्क्यू है एंड सो ऑन। जहां एक दौर था कि ये अंधकार के युग में जकड़े हुए हैं, अब इस तार्किक चिंतन से नए नए विचारक आ रहे हैं। ये नए विचारक अब किसकी बात करते हैं? राजतंत्र की जगह लोकतंत्र की बात करते हैं। और दुनिया का पहला लोकतांत्रिक देश ब्रिटेन उभर करके आ गया। ये स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की बात करते हैं। ये व्यक्ति के नैसर्गिक अधिकारों की बात करते हैं। आज जितना भी मानवाधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये सारी जो प्रोग्रेसिव वैल्यूज या प्रोग्रेसिव आइडियाज आप देखेंगे वो सब यूरोप से ही निकला हुआ है। और देखते ही देखते क्या हो गया भाई, देखते ही देखते जो है यूरोप में 18वीं शताब्दी क्या हो गया, बौद्धिकता का युग हो गया, एज ऑफ एनलाइटनमेंट के रूप में हो गया। अब क्या होता है, इन्हीं से प्रेरित और प्रभावित होकर के इंग्लिश एजुकेशन कब आया भाई? 1835 ईस्वी में अंग्रेजी शिक्षा आया। अंग्रेजी शिक्षा आया। इस अंग्रेजी शिक्षा से क्या होता है, इस अंग्रेजी शिक्षा से भारत में नवीन मध्यम वर्ग का उदय होगा। नवीन मध्यम वर्ग का उदय होगा।
The English education which introduced in the year of 1835, it led to the rise of new middle class in Indian society. You all are aware that the middle class, they are the most awakened class of the society. अंग्रेजी शिक्षा के प्रचलन से भारतीय युवा क्या होता है भाई? भारतीय युवा जो है, भारतीय युवा उच्च शिक्षा के लिए कहां गए? भारतीय युवा उच्च शिक्षा के लिए यूरोप गए, शिक्षा के लिए यूरोप गए। जब यूरोप गए तो इनके असली मंशा को समझ पाए। इंग्लिश एजुकेशन आने से भाई भारतीय युवा, कल सुभाष चंद्र बोस जी को बोला नहीं ब्रिटेन गए, वहां से आईसीएस परीक्षा को निकाले। गांधी जी तो इसी 19वीं शताब्दी में गांधी जी यूरोप गए थे पढ़ने के लिए। भारतीय युवा जब यूरोप गए तो इनके मूल चरित्र को समझे। मूल चरित्र क्या था? हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। ये यूरोपीय हमें क्या सिखा रहे थे? अंग्रेज अभी तक हमें यही सिखा रहे थे भाई ना। अंग्रेज अभी तक क्या सिखा रहे थे? व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी सिखा रहे थे। व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी सिखा रहे थे। गोरे लोगों का भाषा सिद्धांत सिखा रहे थे। एक तो हमारी गुलामी को वैधानिकता प्रदान कर रहे थे। और यूरोप में क्या है भाई? यूरोप में जो है 18वीं शताब्दी बौद्धिकता का युग है। वहां पर एक नई लहर चल रही है, तार्किकता की एक नई लहर चल रही है। रूसो जैसा थिंकर कह रहा है कि व्यक्ति स्वतंत्र पैदा होता है परंतु सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा है। मॉन्टेस्क्यू शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की बात कर रहे हैं। अब भारतीयों को समझ में आया कि भाई ये तो अपने देश में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की, मानवाधिकार की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। और हमारे देश में न तो प्रेस को स्वतंत्रता है, न तो कोई मानवाधिकार है, न तो मजदूरों का कोई अधिकार है, न तो किसानों का कोई अधिकार है। कथनी और करनी में क्या है? बड़ा भारी लोचा है भाई, बहुत भारी अंतर है। तो इस तरीके से क्या होता है? इस तरीके से जो है भारत में भी तार्किक चिंतन आता है। जो युवा वहां से पढ़ करके आते हैं वो आज अगर आप जाएंगे यहां से भाई दिल्ली में, अगर कोई लड़का तैयारी कर रहा है, साल 2 साल से तैयारी कर रहा है, गांव में आज भी झाड़ फूक होता है। जो देश के आंतरिक, अगर साथ के नजदीक गांव है तो वहां भी अंधविश्वास नहीं है, लेकिन आंतरिक क्षेत्र में क्या है? तबियत खराब हुआ तो भूत पकड़ लिया तो कौन, बुआ सर पे आ गई तो दादाजी सर पे चढ़ गए, चुड़ैल आ गई। आज भी गांव में अंधविश्वास है। दवा की जगह दुआओं का दौर शुरू हो जाता है। तो कहने का क्या है कि एक लड़का, अगर आप दिल्ली में तैयारी कर रहे हैं, अगर आप लौट करके साल 2 साल दिल्ली जैसे शहर में रह लिए, आप लौट करके अपने गांव पे जाएंगे, आकर के कोई ओझा अगर झाड़ फूक करेगा तो झाड़ फूक करेगा तो आप क्या करेंगे? एक डंडा उठाएंगे, उसी को झाड़ना शुरू करेंगे। किसी का तबियत खराब है भाई, तबियत खराब है तो ये, अरे कोई रात में बकना भी शुरू कर देता है ना। अगर रात में बकना शुरू कर, कुछ भी कर रहा है तो ये क्या है? दिस इज मेंटल डिसऑर्डर केस। समथिंग उसके अंदर मनोवैज्ञानिक विकार है, न कि झाड़ फूक की जरूरत है। ऐसी धारणा आपकी कैसे बनेगी जब आप एक शहर में है, प्रगतिशील लोगों के बीच में है, तार्किक लोगों के बीच में है। कुछ वही हाल वहां पे भी है भाई। जो यूरोप से पढ़ा लिखा वर्ग आ रहा है वो क्या कर रहा है? वो कह रहा है कि भाई अपने देश में क्या कर रहा है? अपने देश में लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड ब्रदरहुड की बात कर रहे हैं, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की बात कर रहे हैं, सिविल राइट्स की बात कर रहे हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं। और हमारे देश में आकर के व्हाइट मैन बड़ी थ्योरी सिखा रहे हैं। तो ये क्या है? ये एक स्वाभाविक परिवर्तन है। भारत में जो जागरण हो रहा है उसका एक स्वाभाविक परिवर्तन है। तो अभी तक बच्चों ये बताइए कि लगभग 1 घंटा होने वाला है जिस विषय वस्तु पर मैं चर्चा कर रहा हूं, कुछ पल्ले पड़ रहा है या सब ऊपर से ही निकल रहा है? अभी मैं जो आप लोग से चर्चा किया, यूरोप का अंधकार युग के बारे में चर्चा किया, फिर इस अंधकार युग से किस प्रकार जो है तार्किक चिंतन की परंपरा आई, तार्किक चिंतन से कैसे नवीन वैज्ञानिक आविष्कार हो रहे हैं, नवीन विचारक आ रहे हैं, इस नवीन विचारक से यूरोप एक नए आयाम पे पहुंच गया। तो कैसे यूरोप कीचड़ से जो है दुनिया का सबसे विकसित देश बन गया, उसकी कहानी देखी आपने। और इस तरीके से यूरोप क्या हो जाता है, जो ये 500 से 1000 के बीच में अंधकार युग में रहता है, वो अब 18वीं शताब्दी तक आते आते क्या हो जाता है? 18वीं शताब्दी तक आते आते बौद्धिकता के युग में प्रवेश कर जाता है। भारत में 19वीं और 20वीं शताब्दी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हो रहा है। तो कैसे हो रहा है? इंग्लिश एजुकेशन है। इंग्लिश एजुकेशन से कहां पे गए? उनके देश में उच्च शिक्षा के लिए गए, उनके तार्किक चिंतन से प्रेरित हुए, प्रेरित होकर के अपने देश के अंधविश्वास को नकारना शुरू कर देते हैं। चलिए भाई, तो 60% अगर समझ में आ गया, 60 नहीं, अगर 30% भी समझ में आ गया, सारा समझ में आएगा, घबराइए मत। अभी तो कहानी शुरू ही नहीं हुआ है, अभी तो कुछ कहानी शुरू ही नहीं की। अभी तो यूरोप से जोड़ रहा था। 60% नहीं, अगर 30% भी समझ में आ गया तो मामला सही है। एक जो है तराजू लेके बैठे हुए हैं, लिख रहे हैं 95% समझ में आया है। मैं मान के चला बेटा, अगर 0% भी हिसाब किताब है तब भी मामला सही, अभी तो शुरू ही नहीं हुआ है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब मुख्य मुद्दे पर आते हैं। तो पहला प्रश्न लिखिए, पहला प्रश्न लिखिए, आधुनिक भारत
आधुनिक ब्रिटिश भारत में लिख लीजिए, आधुनिक ब्रिटिश भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के बहुविध कारणों पर सविस्तार चर्चा करें। 150 शब्द, 150 words. What were the multidimensional factors which led to the rise of the socio-religious reform movement in modern British India? चलिए अभी यूनिट की शुरुआत अभी से होने जा रहा है। असल में आपका अभी क्या कर रहा था, अभी आप लोगों का समग्र दृष्टिकोण विकसित कर रहा था। असल में यूनिट अब शुरू होने जा रहा है। तो आते हैं हम लोग कहां पर, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के कारक। आधुनिक भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के कारण। कौन से कारण थे? अगर इसे मेंस में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? तो पहला जो है राजनैतिक कारक, दूसरा जो है सामाजिक कारक, तीसरा जो है आर्थिक कारक, चौथा जो है धार्मिक सांस्कृतिक कारक, रिलीजियस कल्चरल फैक्टर, अगला जो है वो प्रेस की भूमिका है, अगला जो है वैचारिक कारक है, और अगला जो है अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के जो बहुविध कारण है, बहुविध कारण में इतना पैराग्राफ आपको बनाना है। इन सारे कारणों की वजह से 19वीं शताब्दी में जो धर्म में बुराइयां हैं, जो समाज में अंधविश्वास और आडंबर है, उसके विरोध में क्या होता है? सुधार आंदोलन होता है। तो आइए एक एक करके देखते हैं भाई। राजनैतिक कारक क्या है? हमारे समाज में धर्म में सुधार के लिए, समाज में सुधार के लिए कौन से राजनीतिक कारक जिम्मेदार थे? तो जो राजनीतिक कारक था वो ब्रिटिश सरकार की भारतीय सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए कानूनी हस्तक्षेप जो हो रहा था, something the British government they were making the intervention by making some laws to make the socio and religious reform movement in Indian circumstances। अंग्रेज जो अपना कानून बना करके हमारे समाज की बुराइयों को समाप्त करना चाहते हैं, यही राजनीतिक कारण बन जाता है कि हमारे यहां पे आंदोलन ही शुरू हो जाता है। कौन कौन से ये कानून ऐसा बना दिए? तो कानून में क्या होता है? कानून में सती प्रथा पर प्रतिबंध, अगला जो है बाल विवाह पर प्रतिबंध, अगला जो है कन्या भ्रूण हत्या पर प्रतिबंध, अगला जो है विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता देना। तो काम तो ठीक ही हो रहा था, बुरा क्या हो रहा था? जो हो रहा था वो तो ठीक ही कर रहे थे, बुरा क्या था? तो भारत का जो रूढ़िवादी वर्ग था, इनको लगता है कि आप हैं कौन? ब्रिटिश सरकार को कहते हैं कि आप हैं कौन हमारे धार्मिक मसलों में, हमारे सामाजिक मसलों में अड़ंगा मारने वाले, कानून बनाने वाले। अगर भारतीय समाज में, भारतीय धर्म में बुराई है तो इसे भारतीय इसका सुधार कर लेंगे, आप अनावश्यक टांग क्यों लगा रहे हैं? इससे क्या होता है? जो ये सुधार रिफॉर्मिस्ट पॉलिसी ला रहे हैं, सुधारवादी नीतियां ला रहे हैं, उसके काउंटर में ये होता है भैया आप प्रयास मत कीजिए, हम खुद कर लेंगे।
और इनके प्रयासों के विरोध में क्या हुआ, आंदोलन ही शुरू हो गया कि हम अपने धर्म में, अपने समाज में सुधार हम स्वयं करेंगे। समझ में आ रहा है? कुछ माहौल बन रहा है, पल्ले पड़ रहा है। ये क्या समझाया, कुछ पकड़ में आया? सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, उसका राजनीतिक कारण, जो ये 3-4 पॉइंट बताया, कुछ समझ में आया कि नहीं? चलिए भाई, कम से कम आया जो है, मुझे भी संतुष्टि मिला कि हिसाब किताब सही चल रहा है। अब हम लोग आते हैं भाई, अब हम लोग आते हैं कि सामाजिक कारण क्या था। कन्या भ्रूण हत्या बेटा होता है कि भ्रूण इंद्रियो होता है, मतलब कि बेटी के पैदा होते ही, आज नारा है ना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, वो एक दौर था कि बेटियों का पैदा होना ही अपशगुन माना जाता था। बेटियों का पैदा होना ही घर की खुशियों पे आघात की तरह, बिजली की तरह गिरता था। क्यों? क्योंकि बेटी पैदा हुई तो पहले दुनिया की नजरों से बचाना है, क्योंकि बेटियां क्या थी, बेटियां आन बान शान मान सम्मान स्वाभिमान के प्रतीक थी। पैदा होते ही मान दिया जाता था कि न तो रहेगी, न तो कोई भी अपयश लेना पड़ेगा। जो नहीं मारते थे वो स्कूल नहीं भेजते थे कि स्कूल पढ़ने जाएगी, कभी कुछ ऊंच नीच हो गया, कभी किसी ने कुछ बोल दिया तो परिवार का सम्मान, परिवार का स्वाभिमान सब चला जाएगा। स्कूल तो भेजे नहीं, वो दौर था भाई, जो कहा जाता ना, ये भी एक दौर है और वो भी एक दौर था। स्कूल नहीं भेजा जाता था, ये भी मान लीजिए, ये भी मान मत लीजिए, ये भी अक्षम्य अपराध था। उसके बाद क्या था, ऐसी हमारे यहां पे मान्यता ही, समाज में मान्यता, धार्मिक मान्यता बन गया था कि बेटियां क्या है, बेटियां पराई घर की अमानत है, जितने जल्दी वो अपने ससुराल चली जाएं उतना बेहतर है। तो बाल विवाह का पढ़ाई लिखाई तो है नहीं भाई, अब बाल विवाह 12 साल तक विवाह हो जाना अनिवार्य था। बाल विवाह हुआ तो कम उम्र में बेटी मां बन गई, कम उम्र में मां बनी तो क्या हुई, रक्त अल्पता की शिकार हुई, जिसे एनीमिक, पूरे दुनिया की 50% रक्त अल्पता से पीड़ित महिलाएं हमारे ही देश में पाई जाती हैं। पूरी दुनिया में जितनी महिलाएं रक्त की कमी से जूझ रही हैं उसकी 50% हमारे यहां ही पाई जाती हैं। उसका कारण क्या है, बाल विवाह की परंपरा। कम उम्र में मां बन रही है, कम उम्र में रक्तस्राव हो रहा है, कुपोषण की शिकार हो रही है, कम उम्र में मां बन रही है तो बच्चा क्या है, अंडरवेट पैदा हो रहा है। अंडरवेट मतलब उसे क्या कहेंगे, जो एक स्टैंडर्ड वेट होता है उससे कम वेट का बच्चा पैदा होता है, बच्चे में कुपोषण की समस्या है, वगैरह वगैरह। मत पूछिए, दहेज प्रथा था, बहु विवाह था, पति मर गया तो जाके जल्दी चिता पे मर जाओ, पति हो जाओ, बुराइयां ही बुराइयां थी। तो कहने का मुद्दा यह है कि अंग्रेज जो थे, ब्रिटिश शासन का सारा नकारात्मक प्रभाव ही नहीं था, ब्रिटिश शासन के कुछ सकारात्मक प्रभाव भी थे। ब्रिटिश शासन के कुछ नहीं, बहुत कुछ सकारात्मक प्रभाव थे। उसी में से एक ये था कि वो प्रगतिशील थे, प्रोग्रेसिव माइंडसेट के थे। उनके यहां पर ये सब नहीं होता था तो उनको लगा कि भारत में भी ये नहीं होना चाहिए। जब इन्होंने ये कानून बनाया तो भारत का जो परंपरावादी वर्ग है उसे अपने पे ले लिया कि आप होते कौन है हमारे मामले में हस्तक्षेप करने वाले। और बकायदे आंदोलन ही चलाया गया कि हमारे समाज में बुराई है तो हम सुधार करेंगे, उसका आंदोलन हो गया। यही इसका राजनीतिक कारण है। आइए भाई आगे बढ़ते हैं। सामाजिक कारण, सामाजिक कारण क्या था, व्हाट वेयर द सोशियो फैक्टर ऑफ द रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। सामाजिक कारण में अभी बताया, 1835 ईस्वी में क्या हुआ, अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा। इस अंग्रेजी शिक्षा ने क्या किया, इस अंग्रेजी शिक्षा ने एक नवीन मध्यम वर्ग का, भारत में एक नवीन मध्यम वर्ग का उदय हुआ। दुनिया में कहीं भी जो उस देश का मध्यम वर्ग है वही क्या है, वही अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है। ये नवीन मध्यम वर्ग क्या था, अधिकारों के प्रति जागरूक था। इसके अंदर क्या थी, इसके अंदर सामाजिक चेतना थी, सामाजिक चेतना थी। और हमारी भाई क्या थी, हमारे समाज में बुराई ही बुराई थी। भारतीय समाज में, भारतीय समाज में अनेकों बुराइयां थी, अनेकों बुराइयां थी। जैसे कि कौन सी बुराई थी, ये मध्यम वर्ग अपने सामाजिक चेतना के प्रति जागरूक था, तो कौन सी बुराई नहीं थी ये पूछना चाहिए। हमारे यहां पर क्या था, अभी मैंने कहा कन्या भ्रूण हत्या, बेटी पैदा होते ही मार दो। उसने एहसान दिखाया छोड़ दिया तो क्या था, बाल विवाह था। बाल विवाह के पश्चात फिर क्या था भाई, विवाह तब होगा जब दहेज देंगे, दहेज प्रथा थी। इसके साथ साथ अबला जीवन है तेरी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी।
ये क्या थी भाई? वासना की प्रतीक थी। बहु विवाह, एक व्यक्ति कई कई विवाह कर रहा है। इसके पश्चात सती प्रथा है। सती प्रथा है। विधवा समाज में अपशगुन थी। अपशगुन आज भी गांव में जो देखेंगे, शादी विवाह या किसी भी अच्छे उत्सव पे विधवाओं को मना करते हैं जो कंजर्वेटिव फैमिली है। नरबली प्रथा भी थी भाई। नरबली प्रथा था। स्त्री शिक्षा नहीं था। ये सारी समाज की बुराइयां थी। एक नवीन मध्यम वर्ग अपनी सामाजिक चेतना के प्रति जागरूक था। इसके साथ साथ जो समाज का प्रगतिशील वर्ग है, आप भाग्य बनाइए अपने माता पिता का। जीवन में अगर किसी के प्रति सही में, एक आदमी इसी बैच में मैंने कहा था, अगर मां बाप एक 20 साल 22 साल के लड़के या लड़की को पढ़ने का अवसर दे रहे हैं, आपको अपने सपनों को पूरा करने का अवसर दे रहे हैं, तो धन्य है वो माता पिता भाई। धन्य है वो परिवार जो अपने बच्चे को शिक्षा की तालीम देकर के उन्हें जीवन में आगे बढ़ने का अवसर दे रहा है। भाई जो आपके ऊपर लाख 50,000 रुपया खर्च हो रहा है, मां बाप चाहे तो अपने शौक के ऊपर खर्च करें, लेकिन आपका परिवार प्रगतिशील है। दे आर द प्रोग्रेसिव सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, दैट्स व्हाई दे आर गिविंग द अपॉर्चुनिटी फॉर योर एजुकेशन। तब जाकर के वो करें नहीं बेटा जो फीस ले लो, पढ़ाई कर लो। तो वैसे ही उस जमाने में भी जो समाज का प्रगतिशील वर्ग था, वो भी इन सारी बुराइयों के विरोध में था। और जो कहा जाता है भाई ना कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जो समाज का प्रगतिशील वर्ग था, जो सामाजिक चेतना के प्रति जागरूक वर्ग था, वो कहा कि कौन कहता है कि ये सामाजिक बुराइयां समाप्त नहीं हो सकती, एक प्रयास तो तबीयत से करके देखो यारो। एंड समथिंग इट रिजल्टेड इन द रिफॉर्म मूवमेंट। इनकी जो चेतना थी, इनकी जो इच्छा शक्ति थी, ये क्या हुआ? सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के रूप में परिणित हुआ। चलिए भाई, अब आगे हम लोग आते हैं, आर्थिक कारण पे विचार कर लेते हैं कि आर्थिक कारण क्या था। आर्थिक कारक क्या था? तो आर्थिक कारक में ये लोग क्या कह रहे थे? आर्थिक कारक में गोरे लोगों का भार सिद्धांत, गोरे लोगों का भार सिद्धांत, गोरे लोगों का भार सिद्धांत क्या था भाई? शोले पिक्चर एक गुजरे जमाने की पिक्चर है, देखे हैं शायद, उस समय आपके पापा या मम्मी भी पैदा नहीं हुए होंगे, इतनी पुरानी पिक्चर है। शोले पिक्चर में दो दोस्त रहते हैं, जय और वीरू रहते हैं, अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र कुमार। धर्मेंद्र कुमार में सारी बुराइयां थी। अमिताभ बच्चन उनकी शादी की बात करने के लिए कहां जाते हैं? वो जो लड़की की मौसी, हेमा मालिनी की मौसी के पास जाते हैं। जाते हैं तो कहते हैं कि मौसी क्या बताएं, मेरा दोस्त जुआ खेलता है, मेरा दोस्त बहुत अच्छा है, बस थोड़ा सा नशा करता है। वो कहती है मौसी ने कि अरे तुम्हारा दोस्त नशेड़ी है? वो कहे नहीं नशेड़ी नहीं है, कभी कभी जुआ खेल लेता है, जुआ में जब हार लेता है तो पी लेता है। तो कहती है कि नशेड़ी है, जुआरी भी है। तो मुद्दे की बात क्या है कि लाख बुराइयां दोस्त में रहती है, लेकिन वो क्या था? अमिताभ बच्चन उसकी विशेषता बता रहे थे। बस वही कहानी ये है भाई कि लाख शोषण हमारा कर रहे थे, लेकिन ये अंग्रेज क्या बता रहे थे कि अजी शोषण कौन कर रहा है? ये तो हमारा भार सिद्धांत, हम गोरे लोगों का भार है। लाख शोषण कर रहे थे, लेकिन कह रहे थे अजी शोषण कौन कर रहा है? ये तो आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। हम गोरे लोग अपने देश की विकसित सुख सुविधाओं को छोड़कर, लंदन, मैनचेस्टर और लिवरपूल जैसी आधुनिक शहरों की सुख सुविधाओं को छोड़कर आपको सभ्य करने के लिए आपके देश में आए हैं। आप कौन हो? आप जाहिल हो, गवार हो, लोकतंत्र के मूल्यों से परिचित नहीं हो। कई बार कहा ना कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, कुछ वैसा ही ये कर रहे थे। गोरे लोगों का भार सिद्धांत ये दिखावा था, ये दिखावा था। असल में क्या था भाई? तो असल में भारत से क्या कर रहे थे? भारत से धन का निर्गमन कर रहे थे, धन का निर्गमन कर रहे थे, ड्रेन ऑफ वेल्थ कर रहे थे। जब भारत से धन का निर्गमन कर रहे थे तो भारत प्रतिवर्ष क्या हो रहा था? भारत प्रतिवर्ष गरीब और गरीब होता जा रहा था, और गरीब होता जा रहा था। सोने की चिड़िया क्या हो गई थी? सोने की चिड़िया का देश वाला हमारा देश अब निर्जन और वीरान हो रहा था। भारतीय धन के निर्गमन से भारतीय क्या थे भाई? भारतीयों में क्या है? भारतीयों में अथाह गरीबी है। जो हम लूट रहे हैं इससे क्या है? जो प्रतिवर्ष भारत गरीब और गरीब हो रहा है, अथाह गरीबी है, अथाह भूखमरी बढ़ती जा रही है, भूखमरी बढ़ती जा रही है। कुपोषण जो है मुंह बाए खड़ा है। प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही हैं, प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही हैं।
नेचुरल कैलेमिटी इन व्हाट सेंस? जो इनकी अपनी कॉमर्शियल पॉलिसीज होती हैं। अब क्या लगता है भाई कि हम क्या हो रहा है, हम सोने की चिड़िया से और गरीब से गरीब होते जा रहे हैं। भुखमरी है, कुपोषण है, गरीबी है, लेकिन फिर भी क्या है, लेकिन फिर भी व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी है। ऐसा क्यों है? क्योंकि समाज में जन जागरूकता नहीं है। जन जागरूकता क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा धर्म ही हमें क्या बनाया है? हमारा धर्म ही हमें कूप मंडूक बनाया है। हमारा धर्म ही हमें जड़ बना दिया है। इसलिए लोगों को अंग्रेजों का असली चरित्र कब समझ में आएगा? जब लोगों को धर्म की सीमा से बाहर निकाला जाए। बच्चों, बुरी बात नहीं है, मैंने कहा ना कि धर्म से आपका वास्ता कहां तक होना चाहिए। यही स्वामी विवेकानंद कल आएंगे। स्वामी विवेकानंद जी कल आएंगे। स्वामी विवेकानंद जी का ही कथन है ना, वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। आप छात्र हैं, आपका कर्म क्या है? आपका कर्म पढ़ाई करना है। आईएएस निकलने के लिए 9 दिन का व्रत रहेंगे। 9 दिन का व्रत रहते हैं, नवरात्रि चल रहा है, भगवान निकाल देंगे। नहीं बेटा, किसी भी उसमें रहने की जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब कि हमारा आर्थिक शोषण हो रहा है, लेकिन अंग्रेज हाथी के दांत दिखाने के गोरे लोगों का भाग सिद्धांत। भारत का जो पढ़ा लिखा वर्ग है, भारत का जो बौद्धिक वर्ग है, उसे लगता है ये सब खेल क्यों चल रहा है? ये सब खेल इसलिए चल रहा है कि भारतीय अपने धर्म में ही जकड़े हुए हैं। उनको भगवान राम, भगवान कृष्ण और अन्य देवताओं से फुर्सत मिले तब तो देखे देश का हाल क्या से क्या हो रहा है। हमारा समाज जड़ बन चुका है, तो क्या करना है? सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन चलाना है। जब धार्मिक रूप से ये क्या होंगे? धार्मिक रूप से तार्किक होंगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण होगा, सामाजिक रूप से जागरूक होंगे, तब इन्हें समझ में आएगा कि देश गरीब हो रहा है, इसीलिए गरीबी है, भुखमरी है, कुपोषण है, बेरोजगारी है। और ये आर्थिक शोषण ही क्या होता है? सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के रूप में होता है। आइए भाई, अब आते हैं हम लोग कहां पे? धार्मिक सांस्कृतिक कारण पे आते हैं। धार्मिक सांस्कृतिक कारण पे आते हैं कि धार्मिक सांस्कृतिक कारण क्या है। तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का कारण भारत में पश्चिमी संस्कृति का प्रचार प्रसार द प्रमोशन ऑफ द वेस्टर्न कल्चर इन इंडिया। ईसाई मिशनरियों के द्वारा धर्म का प्रचार। अगला जो है जबरन धर्मांतरण। ये सब पहलू क्या है? ये सब पहलू लगता है कि अगर आज नहीं जगे तो क्या हो जाएगा? अगर अभी नहीं जगे तो बहुत जल्द ही भारत की एक बड़ी आबादी ईसाइयत में आ जाएगी। अरे आज का उत्तर पूर्वी भारत देखिए भाई ना, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, जो जनजातीय क्षेत्र है, अधिकांश ट्राइबल कम्युनिटी ईसाई धर्म मानते हैं। ये कैसे ईसाई बन गए? वही जबरन धर्मांतरण है। आज मैं ये कह रहा हूं बच्चों ना, फिर से कई बार मैं कहता हूं कि शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि बस केवल आपको सिलेबस के नाम पे जो रोबोट हो लिया जाए, सिलेबस के नाम पे रोबोट हो लिया जाए, ये केवल कोचिंग का या आईएएस की तैयारी का उद्देश्य नहीं हो सकता है। आइए दिल्ली जैसे शहरों में, मैं देखिए, मैं खुद कहूं, मैं रूढ़िवादी नहीं हूं, 17-18 साल से मैं भी दिल्ली में हूं। अब आइए जो है देखिए, लड़कियां शॉर्ट स्कर्ट पहन रही हैं, ऐसे ऐसे पैंट पहन रही हैं। पश्चिमी संस्कृति के नाम पर क्या हो रहा है? पश्चिमी संस्कृति के नाम पर क्या है? टिकटॉक है, रील बनाना है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है। कुछ तो मैं ये कह रहा हूं, कुछ तो अपनी संस्कृति का मान सम्मान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लड़कियों को पढ़ना नहीं चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लड़कियों को, सब मिलाकर के हर स्वतंत्रता होनी चाहिए, लेकिन हम उस तुच्छे जो है पश्चिमी संस्कृति वालों की नकल करें। एक कहावत गांव में सुने ना, अधगर गगरी छलकत जाए। अधगर गगरी छलकत जाए, जो जितना चीप होता है ना वो उतना दिखावापन। जिस वृक्ष में फल होता है ना वो बहुत दिखावापन, वो बहुत उसमें नहीं होता है। हमारी संस्कृति की जड़ें बहुत मजबूत हैं। हमारे यहां पे कहा, निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। ये वही देश है, ये वही मुल्क है जहां पर राजा का, राज परिवार का भी लड़का और रंग का भी लड़का कहां पे जाके पढ़ता था भाई? अरण्य में जाके, जंगल में जाके शिक्षा प्राप्त करता था। ये वही देश है जहां पर जितने भी बड़े राज परिवार से हैं, चाहे राजा के लड़के हैं, चाहे मंत्री के लड़के हैं, हर छात्र को जंगल में, अरण्य में जाकर भिक्षाटन करना होता था। 4 बजे उठिए, आसपास के समीपवर्ती गांव में भिक्षाटन कीजिए। भिक्षाटन करवाने का क्या उद्देश्य था भाई? एक राजा के लड़के से, एक मंत्री के लड़के से भीख मंगवाने का क्या उद्देश्य था? या रंग के घर का भी लड़का, गरीब के घर का भी लड़का, सुबह 4 बजे उठा करके चलो आसपास के गांव से जाकर भीख मांग के लाओ। शिक्षा में त्याग सिखाया जाता था। पहले अहंकार, राजा के लड़के हैं तो सामने जाकर के पहले कुछ लेने के लिए झुकना पड़ता है।
कुछ पाने के लिए झुकना पड़ता है। राजा के लड़के हैं तो कल आप भी राजा बनेंगे। जाइए आसपास के गांव से भीख मांगिए, अपने अहंकार को निकालिए, अपने अहंकार को निकालिए। 10 घर में जाएंगे, 100 घर में जाएंगे तो कुछ क्या है, कुछ के घर में अनाज भरा है लेकिन वो देना नहीं चाहते हैं, कुछ के घर में कुछ भी नहीं है, भगवान ने उसे दिल बढ़ा दिया है, वो दे रहे हैं। ये व्यवहारिक ज्ञान भी बचपन से ही दिलवाया जाता था। तो कहने का मतलब क्या है भाई, जब हमारी सभ्यता पनपी हुई थी, जब हमारे यहां पे लोग स्विमिंग पूल में नहाते थे ना, तब ये यूनान की, यही जो व्हाइट मैन बर्ड, ये यूनान की सभ्यता पैदा नहीं हुई थी, ये यूनान की सभ्यता पैदा नहीं हुई थी। और ये पश्चिमी संस्कृति वाले आकर के सिखा रहे हैं कि स्कर्ट पहनो, टॉप पहनो और वो पहनो, और हम अपने देश को आप क्या एरू गरू समझ रहे हैं क्या भाई? तो कहा जाता है कुछ तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। हमारी जब सभ्यता थी, सिंधु घाटी जब सभ्यता थी, उसकी समकालीन 3 सभ्यताएं थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, मिस्र की सभ्यता थी, चीन की सभ्यता थी। आज मेसोपोटामिया इस्लाम धर्म धारण कर चुका है, आज मिस्र की सभ्यता इस्लाम धर्म धारण कर चुका है, और आज यही चीन की सभ्यता, ये चीन वाले आंखें दिखाते हैं, ये चीन वाले आंखें दिखाते हैं, आज यही चीन की 70% जनसंख्या बौद्ध धर्म को, हमारे धर्म को मानती है। हम कौन है भाई? जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। आप उस देश के वासी हैं जहां की सभ्यता अब से दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में आती है। आप उस देश के वासी हैं कि हमारे समकालीन जितनी भी सभ्यताएं थी वो अपने पूर्वजों को भूल गए। अरे इस्लाम धर्म तो ये 621-22 में आया था, ईस्वी में आया था, सभ्यता इसी की बात हो रही है। अरे सभ्यता थी तो उनकी अपनी संस्कृति, मेसोपोटामिया की भी अपनी संस्कृति थी और मिस्र की भी अपनी संस्कृति थी, अपने पूर्वजों को भूल गए, इस्लाम धारण कर ली। चीन जो हमें आंखें दिखाता है, क्या हमें आंखें दिखाओगे भाई? आपका मुल्क, आपकी जनसंख्या के 70% लोग हमारे बौद्ध धर्म को मानते हैं। कई बार बच्चों आप लोगों से कहा ना कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकालकर, मेरे देश के बच्चों इसे रखना संभाल कर। भावी भारत कैसा होगा ये आपके हाथों में है। हमारी सभ्यता और संस्कृति की मसाल आपके हाथों में है। यही कल विवेकानंद जी को देखेंगे जब जाकर के वहां के शिकागो सम्मेलन में कहते हैं कि माय डियर अमेरिकन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। यही पश्चिमी संस्कृति के लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा विश्व धर्म संसद का सम्मेलन गुंजायमान हो गया था। क्यों हो गया था भाई? इस शब्द में क्या ऐसा जादू था, माय डियर अमेरिकन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, शब्द में क्या ऐसा जादू था? जादू था, वो पश्चिमी संस्कृति वाले थे, वो अनगर नगरी छलकत जाए वाले थे। उस पश्चिमी संस्कृति में जो कह रहे हैं ना, टॉप पहनते हैं और खुली अपने अपनों के बीच में महफूज नहीं है। उनको लगा 7 समंदर से एक व्यक्ति आया और उसमें हमें भाई और बहन दिख रहा है। यही हमारी संस्कृति है। हजारों सालों में हम लोग नहीं बदले। 2500 साल 2500 बीसी सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत है, अभी 2023 5000 साल की सभ्यता में हम नहीं बदले। आज का युवा वो हर पश्चिमी संस्कृति का काम कर रहा है। क्यों कर रहा है? कि अपने गौरवमयी अतीत से आप परिचित नहीं है, अपने गौरवमयी अतीत से आप परिचित नहीं है। तो मुद्दे की बात क्या है भाई? अभी बस एक लाइन में मैं कहूंगा ना कि निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे। अपनी मर्यादा, अपना सम्मान हमारे हाथों में है। आप अपने मां बाप के गुरु हैं। और हमारी संस्कृति में ये क्या कर रहे हैं? हमारी संस्कृति में ये जबरन धर्मांतरण कर रहे हैं। हमारी संस्कृति में जो हमारे देश में, आप लोग के भी गांव से अगर है तो गांव में आप आज भी सुबह में चना लोग खाते हैं, चना है, गुड़ है, शुद्ध चीज हम लोग खाने वाले लोग हैं। ये पश्चिमी संस्कृति में सड़ा हुआ बर्गर खिला रहे हैं, सड़ा हुआ पिज्जा खिला रहे हैं, और बड़े चाव से मैकडोनाल्ड में बैठ करके ना, फिर वही मैं कह रहा हूं ना कि 4 दिन 5 दिन पुराना जो ब्रेड होता है उस पर मक्खन डाल के, उस पर वो डाल, क्या खुश है कि अरे बड़ा अच्छा चीज खा रहे हैं। ये सब हो रहा था, ये सब 18वीं 19वीं शताब्दी 20वीं शताब्दी में हो रहा था। आज जैसे मैं आपको झकझोर रहा हूं, कुछ बुद्धिजीवी उस समय भी थे जो हमारे अंतर्मन को झकझोर रहे थे। कुछ बुद्धिजीवी उस समय भी थे जो हमारे अंतर्मन को झकझोर रहे थे। स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं कि इन पश्चिमी संस्कृति से सीखने की जरूरत, उससे प्रेरित और प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। वे हमारे दयानंद सरस्वती जी ही कहते हैं ना कि लुक बैक टू वेदाज, वेदों की ओर लौटो। और यही क्या होता है भाई? यही सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के रूप में परिणित हो जाता है। चलिए भाई, तो ये सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का धार्मिक सांस्कृतिक पहलू हो गया। अब कहां पे आते हैं? तो अब जो है वैचारिक कारक, वैचारिक कारक में 2 विचारधारा रहती है। एक सुधारवादी विचारधारा है और दूसरा जो है पुनरुत्थानवादी विचारधारा है। पुनरुत्थानवादी विचारधारा है। इन दोनों विचारधाराओं ने किसकी वकालत किया? तो इसमें जो है सामाजिक मीन्स की समाज और धर्म में सुधार की वकालत किया।
सुधार की वकालत किया। रास्ते भले अलग अलग हैं, रास्ते भले अलग अलग हैं, ये सुधारवाद कर रहे हैं, ये पुनरुत्थानवाद कर रहे हैं। जैसे कल मैंने बताया ना, सुभाष चंद्र बोस जी का रास्ता अलग था, गांधी जी का रास्ता अलग था, लेकिन मंजिल सबकी एक थी। मंजिल सबकी एक थी मींस की समाज और धर्म सुधार की वकालत दोनों ने किया। सही है। तो चलिए, ये क्या है? ये वैचारिक कारक है। अब आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। पोटैटो खाना छोड़ नहीं देना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि सारी चीजें, अधकचरी चीजें खाने से अच्छा है कि आप अपने संस्कृति पे, अपनी सभ्यता पर और अपनी परंपरा पे ध्यान रखें। ठीक है। तो मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात है, देखिए बच्चों ना, हो सकता है कि आप लोगों में कुछ लोग हमसे सहमत ना हो। ठीक है। अभी मैंने जो कहा ना, हो सकता है कि कुछ लोग इसमें, अभी मैंने लड़कियों के वस्त्र पे कह दिया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये धारणा है। हर जनरेशन अपने पिछले जनरेशन से आगे होती है। आप मेरे भाव को समझने का प्रयास कीजिएगा कि आप एक नई जनरेशन है, आप 20 साल 22 साल के बच्चे हैं, आप इत्तेफाक रखते होंगे कि अरे कौन सी घिसी पिटी बातें कर रहे हैं। बच्चों, ये घिसी पिटी बातें नहीं। एक आईएएस अधिकारी को आप देखते हैं कभी कुछ भी पहन करके घूम रहे हैं? मेरे कहने का अर्थ है ना कि आपके जो बच्चे, अगर हम अभी नहीं समझ लें, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा कि मैं इतिहास का शिक्षक हूं, मैं कला और संस्कृति का शिक्षक हूं। अभी आपको अपने मां बाप की भावनाएं नहीं समझ में, मैं केवल लड़की को नहीं कह, मैं लड़कों को भी कह रहा हूं, बेवड़े हो रहे हैं। बेवड़े मींस की अगर कोई भी छात्र है, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, 20 साल 22 साल की उम्र में अगर वो सिगरेट पी रहा है, वो तंबाकू खा रहा है, और भी कुछ होता है, जो कुछ भी होता है, हम लोग भगवान की तरफ से सब कुछ भी नहीं किए। आप मां बाप के भावनाओं का क्या कर रहे हैं? मां बाप की भावनाओं का तिरस्कार कर रहे हैं। और अभी मैं फिर से कह रहा हूं, उम्र के जिस पड़ाव पे है, अभी आपको ये बात समझ में नहीं आएगा। उम्र के जिस पड़ाव पे है, आपको ये बात समझ में नहीं आएगा। थोड़ा वक्त बीतने दीजिए, 10-15 साल और बीतने दीजिए। जब आपके अपने बच्चे होंगे, जब आप खुद मां और बाप बनेंगे ना, तब समझ में आएगा कि एक बेटा ही मां बाप का, एक बेटा और बेटी ही मां बाप का गुरूर होती है, गुरूर होता है। आज स्वच्छंदता चाहिए भाई ना, आज बहुत कुछ चाहिए। मैं बच्चों को ये समझाना चाह रहा हूं कि कल जब आप उस भूमिका में आएंगे, तो कल आपको एहसास होगा कि हमारा, अरे हर बाप, कल आप मां बाप बनेंगे, आपको भी लगेगा मेरा बेटा सही रास्ते पे रहे, मेरा बेटा कुछ करे या ना करे, भगवान उसको नशा की लत न सिखाए, भगवान उसे कोई भी गलत आदत न सिखाए। तो मुद्दे की बात क्या है कि हर जनरेशन अपने पिछले जनरेशन से आगे होती है। अगर हम ऐसे ही एक जनरेशन आने में 25 साल लगता है, 25 साल लगता है। अभी तो क्या है भाई, अभी सुनिएगा, ध्यान से समझने का प्रयास, मैं जो कर रहा हूं बच्चों, भावनाओं को समझिए, क्योंकि हर साल कम से कम 10 बार हम लोग ये 10,000 साल का इतिहास पढ़ाते हैं। हर साल कम से कम 10 बार भारत के 10,000 साल का इतिहास पढ़ाते हैं। जो आपको देना चाहते हैं उसको समझिएगा कि आप किस देश में रहते हैं। अभी मैंने कहा हमारी समकालीन सभ्यता जो भी थी, चाहे मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, अपनी संस्कृति भूल गए, अपनी संस्कृति, अपनी जड़ों को भूल गए। हम बस केवल इस दुनिया में हम भारतवासी हैं। आज से 5,000 साल पहले भी हम तुलसी की पूजा करते थे। बच्चों, कुछ तो हमारी संस्कृति में है, बच्चों कुछ तो हमारी मिट्टी में है। सब बदल गए। 5,000 सालों से हर घर में तुलसी की पूजा होती है। आज से 5,000 साल पहले बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोग पशु पूजा करते थे। आज हम चांद पे चले गए, आज हम मंगल पे चले गए, लेकिन आज भी हमारे यहाँ पे पशु पूजा, बैल की पूजा, गाय को रोटी खिलाया जाता है। आज से 5,000 साल पहले हम मातृ देवी की पूजा करते थे। अभी नवरात्रि का समय चल रहा है, मां दुर्गा की पूजा हम आज भी करते हैं। सुने ना, देखी है सारी दुनिया, जापान से लेकर रसिया, ऑस्ट्रेलिया से लेकर अमेरिका। मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया। भारत जैसा दूसरा देश दिया लेके खोजेंगे नहीं मिलेगा। 5,000 साल से हम तुलसी की पूजा कर रहे हैं, 5,000 साल से हम पशु की पूजा कर रहे हैं, 5 साल से। अरे दुनिया को लगता है कि हम पत्थर की पूजा करते हैं। दुनिया को लगता है कि हम पत्थर की पूजा करते हैं। बेटा, हम पत्थर की पूजा नहीं करते हैं। समझने का प्रयास कीजिए, हम पत्थर की पूजा नहीं करते हैं। इतने पावन हैं लोग, जहां मैं नित्य नित्य शीश झुका। भाई, पत्थर में हमें भगवान दिखते हैं। आप भावनाओं को समझिए ना। यहां पे आदमी आदमी का नहीं हो रहा है। दुनिया की जो दिशा दशा चल रही है, गिरा रहा है बम, नहीं गिरा, वाला हमास पे गिरा रहा है, हमास वाला इजराइल पे गिरा रहा है, यूक्रेन वाला रूस पे गिरा रहा है, रूस वाला यूक्रेन पे गिरा रहा है। मानव मानव का दुश्मन हुआ है। इसी दौर में जब हमें याद किया जाएगा, हम भारतीयों को याद किया जाएगा, तो इस रूप में याद किया जाएगा कि जहां मानव मानव का दुश्मन बना हुआ था, वहां पे हम थे, जहां पे पत्थर में हमें भगवान दिखता था। ये हमारी सभ्यता है, ये हमारी संस्कृति है। आप नहीं चेतेंगे, आप नहीं चेतेंगे। 5,000 सालों से हमारा क्या है, 5,000 सालों से हमारी संस्कृति चली आ रही है, परंतु अब डगमगा रही है। एक दौर था भाई, आप तो नहीं समझने का प्रयास कर रहे हैं। एक दौर था जहां पे तलवार की नोक पे धर्मांतरण कराया जा रहा था। शीश कर गया, लेकिन धर्म नहीं बदला। पूरा मध्य पूर्व है, पूरा पश्चिम एशिया है, पूरा मध्य एशिया है, अफगानिस्तान से लेकर के सब धर्मांतरण हो गया। भारत में आकर वो लहर रुक गई। क्यों रुक गई भाई? क्यों रुक गई?
क्योंकि हजारों हजार ने अपने संस्कृति के लिए बलिदानियां दिया था। आपको अपनी संस्कृति पे नाच होना चाहिए, उस पर यह नहीं सोचना कि क्या रूढ़िवादी वो है। रूढ़िवादी बात नहीं है। मैं कहता हूं कि एक साड़ी में लिपटी हुई अपने घर की बहन है, अपने घर की माता है, साड़ी में लिपटी हुई, सिंदूर लगाई हुई, बिंदी लगाई हुई, क्या उनकी सुंदरता किसी से कम है? अपने घर की माता बहनों की सुंदरता क्या किसी से कम है? भाई, हमारी संस्कृति है। आप नहीं चेतेंगे, हो सकता है आपकी अगली जनरेशन जो है वो ये भी पहनने से क्या कर दे। वो भी कहेंगे डैड और मॉम, हाउ द रबिश थिंकिंग यू आर हैविंग। अभी चल रहा है, समलैंगिक संबंध पे बढ़ चुके हैं। समलैंगिक संबंध का मुद्दा चल रहा है ना। हर दौर की जनरेशन अपने पहले की दौर की जनरेशन से आगे होती है। अभी हम जो हमारे दो पे हम हैं, वो पश्चिमी संस्कृति वाले समलैंगिक संबंध और एकला चलो रे पे पहुंच गए। कंपटीशन मतलब अगर प्रतिस्पर्धा करना है, सकारात्मकता की प्रतिस्पर्धा कीजिए, नकारात्मकता की पतन की प्रतिस्पर्धा नहीं करना है। वो पतन हो रहा है, पतन हो रहा है। मानसिक, जहां पे मानसिक विकार शुरू होता है वहीं पे मानवता चिपती है। मानवाधिकार समलैंगिक संबंध का मानवाधिकार चाहिए। आप आईएएस के एस्पायरेंट हो, समझते क्यों नहीं हो भाई? आप यू आर द यूपीएससी एस्पायरेंट, नॉट द ग्रुप सी एंड ग्रुप डी एस्पायरेंट। समथिंग यू हैव टू रियलाइज व्हाट द कल्चरल हेरिटेज ऑफ आवर कंट्री एंड समथिंग दिस इज द डिग्निटी दैट द यू जनरेशन यू हैव टू कैरी ऑन आवर द ग्रेट लीगेसी ऑफ आवर कल्चरल रूट्स। अगर बच्चों, शायद अगर अभी कह रहा हूं युवा है, मन चंचल है आप लोगों का, शायद अगर दिल तक बात पहुंचा ले गया, इतना चिल्लाने की मेरी सार्थकता हो गई, शायद इतिहास का शिक्षक होने का मेरी सार्थकता हो गई। आप नहीं समझेंगे, आपकी अगली जनरेशन में कुछ अलग ही वो करेगी। समथिंग दे आर मूविंग टुवर्ड द कैटल सेक्स। व्हाई आर यू नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज ये? कोई बोला अभी समलैंगिकता पर वो पशु सेक्स पे जा रहे हैं। ऐसे गिरे हुए लोगों का हम, हमारी जनरेशन, हमारा युवा पीढ़ी उनको फॉलो करेगी। हमें रुकना है। फिर से मैं कह रहा हूं कि आप अपने आप को महसूस कीजिए कि आप किस देश के वासी हैं, और आप जिस देश के वासी हैं उसी देश की वासी के परंपरा के रूप में आपको रुकना है, ठहरना है। पतन का हमें कंपटीशन नहीं करना है। आज उनको देखकर होमोसेक्सुअलिटी की बात चल रही थी, आप वो कैटल सेक्स पे जा रहे हैं। चलिए, अगली जनरेशन वही कहेगी कि हम शादी नहीं करेंगे, हम होमोसेक्सुअलिटी और कैटल सेक्स पे। आप नहीं स्वीकार, आप जिस दौर में हैं, आपकी अगली जनरेशन और आगे पतन होगी, और आगे पतन होगी तो आप स्वीकार नहीं कर पाएंगे उनको, जैसे हम आज नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं वर्तमान की जनरेशन को। बस इतना करने का मूल आधार था। इसे फिर से वीडियो को रिवाइज करके देख लीजिएगा। आधे घंटे की जो चर्चा हुई फिर से रिवाइंड करके देख लीजिएगा। अगर बात पल्ले पड़ गई तो ठीक है, नहीं पल्ले पड़ी तो बस ज्यादा दिन इंतजार नहीं करना। 20-22 साल आप इंतजार कीजिए, आपकी जनरेशन आएगी, आपके कलेजे की छूट मारेगी। चलिए भाई, तो हम लोग कहां पे हैं? वैचारिक कारण पे हैं। आगे अब कौन सा बच रहा है? वैचारिक कारक के बाद कौन सा कारक अभी हम लोग का बच रहा है? आई फिर प्रेस की भूमिका है। प्रेस की भूमिका है, रोल ऑफ प्रेस। प्रेस की भूमिका, प्रेस की भूमिका में क्या है भाई? तो प्रेस की भूमिका में संवाद कौमुदी है, अगला जो है मीरात उल अखलाक है, और अमृत बाजार पत्रिका है। तो इस तरीके के जो प्रेस थे, ये क्या कर रहे थे? ये नवीन जागरण कर रहे थे। नवीन जागरण कर रहे थे। किस रूप में कर रहे थे भाई? तो समाज और धर्म सुधार के रूप में कर रहे थे। और यही क्या होता है? यही सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का रूप धारण कर लेता है। अगले मुद्दे पर आते हैं, अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां। अंतरराष्ट्रीय, व्हाट वर द इंटरनेशनल सर्कमस्टांसेस व्हिच लेड टू द सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। तो अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां जो है, अभी मैंने कहा यूरोपीय प्रगतिशील दर्शन और साहित्य। शुरू में ही मैंने नाम बताया था, हॉब्स है, लॉक है, रूसो है, मॉन्टेस्क्यू है, दिदरो है। ये लोग जो मानवाधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और एक नए आयाम तक वैचारिक दृष्टिकोण को लेकर जा रहे हैं, जो नवीन साहित्य सृजन में धर्म से ऊपर निकल करके एज ऑफ रोमांटिसिज्म पे, रूमानीवाद पे आ रहे हैं। हर गतिविधि के केंद्र में मानव गतिविधियां हैं, ये भारतीयों को भी प्रेरित करती हैं, और धर्म के आडंबर से निकल करके मानव जीवन को कैसे बेहतर बनाना है, इस पर आ जाती है। प्रहार बैच आप लोग का क्या 7:15 पे शुरू है या 7:30 पे शुरू है? कई लोगों का है कि सर जो है ये, अच्छा बहुत लोग कह रहे हैं कि सर आपकी बातें दिल को छू गई, आपको सुन के हमारे और भी लोग हो।
अब तेजी से आप लोग के कमेंट आ रहे हैं। जो भी मैंने चर्चा किया ना, ये कोई देखे ना ऐसा नहीं है कि ये बस दिल की आवाज है। 10 सिनेरियो व्हिच इज राइट नाउ वी आर लिविंग ऑन। ठीक है स्टूडेंट, तो कल मिलते हैं फिर हम लोग इसी समय पर, इसी मंच पर। टिल देन ऑल द बेस्ट। थैंक